नमस्कार दोस्तों। अब हम लोग देखते हैं उपभोक्ता की बचत, कंज्यूमर सरप्लस। तो उपभोक्ता की बचत की धारणा मांग के सिद्धांत पर आधारित है। मूल रूप से इस सिद्धांत की कल्पना एक फ्रांसीसी अर्थशास्त्री दूपू ने 1844 में की थी। मार्शल ने 1895 में अपनी पुस्तक प्रिंसिपल्स ऑफ इकोनॉमिक्स के तृतीय संस्करण में इस सिद्धांत को पूर्णता प्रदान की। हिक्स एवं एलन ने 1930 में मार्शल के मांग सिद्धांत को अस्वीकार कर दिया और अन्य बातों के साथ उपभोक्ता की बचत की धारणा को भी इनकार किया। चौथे दशक में हिक्स ने रिव्यू ऑफ इकोनॉमिक स्टडीज में प्रकाशित एक लेख में उदासीनता वक्र तकनीक की सहायता से इस सिद्धांत को पुनः स्थापित करने का प्रयत्न किया। हम यहाँ मार्शल के दृष्टिकोण और हिक्स के पुनः स्थापन का आलोचनात्मक अध्ययन करते हैं। धारणा जो है वो ये है कि उपभोक्ता की जो बचत है, इसकी धारणा कि कोई भी एक वस्तु है, उस वस्तु की जो कीमत उपभोक्ता देता है वह उसकी वास्तविक कीमत से कम है। तो इस प्रकार जैसे मान लीजिए कोई वस्तु यक्स है, वस्तु यक्स की कीमत है, मिल रही है उसको 1 रुपये की, और उपभोक्ता उस वस्तु की कीमत 2 रुपये तक देने को तैयार है। मिल रही 1 रुपये की, 2 रुपये तक देने को तैयार है। तो इस प्रकार उपभोक्ता की जो बचत होगी वो जितना देने के लिए तैयार है माइनस जितने की मिल रही है। तो 2 रुपये देने के लिए तैयार है और 1 रुपये की मिल रही, इसका मतलब है 2 माइनस 1 बराबर 1, उसकी बचत हो गई 1। यही वो है चीज़ कि किसी वस्तु के लिए एक उपभोक्ता जो कीमत देता है वो उससे कम होती है जो वह उस वस्तु के लिए देने को तैयार होता है, जिससे उपभोक्ता द्वारा खरीदी गई वस्तु से जो संतुष्टि प्राप्त होती है वह उस वस्तु के लिए दी गई कीमत से अधिक होती है। इस प्रकार उपभोक्ता जो अतिरिक्त संतुष्टि प्राप्त करता है उससे मार्शल उपभोक्ता की बचत कहता है। आइए इसको हम मार्शल के शब्दों में देख लेते हैं। वस्तु से वंचित रहने की अपेक्षा उपभोक्ता वस्तु के लिए जो कीमत देने को तैयार हो तथा जो कीमत वह वास्तव में देता है, इन दोनों का अंतर इस अतिरिक्त संतुष्टि का आर्थिक माप है। इससे उपभोक्ता की बचत कह सकते हैं। उदाहरण के लिए हम मान लेते हैं कि कोई एक उपभोक्ता है, वो संतरे की 1 रुपया कीमत पर एक संतरा ले रहा है, लेने को तैयार है और 75 पैसे कीमत पर 2 संतरे लेने को तैयार है, 50 पैसे कीमत पर 3, 25 पैसे कीमत पर 4 तैयार है, और मार्केट में उसको प्रति संतरा 25 पैसे की कीमत से मिल रहा है। तब उपभोक्ता की बचत क्या होगी, तो इसको हम एक लिस्ट से समझते हैं। एक इकाई कीमत देने को तैयार है, इकाइयाँ जो कीमत देने को तैयार है, वास्तविक कीमत कितनी देनी पड़ रही है, और इससे ये जब घटाएंगे तो बचत आ जाएगी। तो एक इकाई के लिए 1 रुपया देने को तैयार है, मिल रहा है 25 पैसे का, तो बचत हो गई 75 पैसा। 2 इकाइयाँ 75 पैसे पर लेने को तैयार है, मिल रहा 25 पैसे की, बचत हो गई 50 पैसे की। तीसरी जो इकाई है उसको 50 पैसे को लेने के लिए तैयार है, मैंने देने के लिए तैयार है कीमत, और 25 पैसे की मिल रही, 25 पैसे बचत हो गई। चौथी इकाई पर दोनों बराबर हो जाएंगी, यहाँ पर 0। तो इस प्रकार इसको जब हम जोड़ लेंगे
जो कीमत देने को तैयार है, तो इनको जोड़ने पर 2 रुपये 50 पैसे आ रहे हैं। जो वास्तविक कीमत देनी पड़ी वो 1 रुपये। तो इस प्रकार सीधा सा है कि बचत उसकी 1.5 रुपये हो गई। इस प्रकार उपभोक्ता की जो बचत है, कंज्यूमर सरप्लस है, वो होती है कुल उपयोगिता माइनस सीमांत उपयोगिता। कुल उपयोगिता माइनस सीमांत उपयोगिता और गुणा वस्तुओं की इकाइयों की संख्या, या कीमत से वस्तुओं की इकाइयों की संख्या की गुणा कर दी जाए। ये इस मान्यता पर आधारित है कि वस्तु की कीमत उसकी उपयोगिता के बराबर होती है। इसको हम एक चित्र के माध्यम से समझते हैं कि उपभोक्ता की बचत क्या है। ये जो आप चित्र देख रहे हैं, इसमें अनुलंब अक्ष पर कीमत है, इस अक्ष पर, समांतर अक्ष पर मात्रा है। मार्शल के अनुसार ओपी कीमत पर उपभोक्ता ओ क्यू मात्रा खरीदता है, अर्थात उसका क्षेत्र क्या है, ओ पी आर क्यू, ये क्षेत्र है। लेकिन वो कीमत ये देने के लिए तैयार है। तो इस प्रकार कीमत क्या देने के लिए तैयार है, खर्च करने के लिए तैयार है, ओ डी आर क्यू, इतना खर्च करने के लिए तैयार है। और कीमत उसको देनी कितनी पड़ रही है, यह कीमत देनी पड़ रही है, ओ पी आर क्यू। इस प्रकार जो उसकी बचत है, यह छायांकित क्षेत्र है, अर्थात उपभोक्ता की बचत क्या कहेंगे इसमें, DPR। अगर उस वस्तु की कीमत घट जाती है, जैसे ही वस्तु की कीमत घट जाएगी, OP से OP1 हो जाएगी, तो क्या होगा, तब उपभोक्ता का क्षेत्र जो होगा OP1 R1 Q1, ये क्षेत्र, ये इतना उसको पे करना पड़ रहा है, और देने के लिए कितना तैयार है, इस जगह से ये इतना क्षेत्र देने के लिए तैयार है। तो बचत क्या हो जाएगी, इस पूरे से जो देने के लिए तैयार है उससे ये क्षेत्र घटा देंगे, तब उसकी बचत हो जाएगी P1 DR1। तब ये उसकी बचत का क्षेत्र हो जाएगा। इस धारणा की कुछ आलोचनाएं भी हैं, आइए उसको भी देख लेते हैं। दोस्तों, आलोचना में सबसे पहली आलोचना ये है कि उपयोगिता की मात्रात्मक माप नहीं की जा सकती। क्यों? क्योंकि भूख से मरता हुआ कोई आदमी सामान्य कीमत से अधिक की वस्तु या रोटी खरीद सकता है। कोई ऐसा व्यक्ति है जो बिल्कुल मर रहा है, मान लीजिए कोई ऐसा व्यक्ति है जिसका एक्सीडेंट हो गया और उस समय उसको बहुत तेज प्यास लगी है। ऐसे समय पर वो एक गिलास पानी के लिए बहुत कीमत देने को तैयार हो सकता है। तो इसलिए ये कहना कि उपयोगिता की मात्रात्मक माप बराबर होती है, जैसा कहा गया है सिद्धांत में, तो ऐसा नहीं है। दूसरी बात, मुद्रा की सीमांत उपयोगिता स्थिर नहीं रहती। और तीसरी बात है, एक वस्तु दूसरी से स्वतंत्र नहीं होती। कोई भी एक वस्तु दूसरी से वो स्वतंत्र नहीं होती है। इस सिद्धांत में एक और मान्यता ली गई थी कि स्थानापन्नों की अनुपस्थिति अवास्तविक है, माने जो स्थानापन्न है उनकी अनुपस्थिति है, जबकि ये सच नहीं है। कोई भी ऐसी वस्तु नहीं जिसकी स्थानापन्न न हो, ऐसा प्रायः देखा जाता है। पांचवा है कि आय, संवेदनशीलताओं एवं रुचियों संबंधी भेदों की उपेक्षा नहीं की जा सकती। सिद्धांत में उपेक्षा की गई है, तो आलोचना में इसलिए कहा गया है कि इन चीज़ों की चाहे आय हो, चाहे उसकी संवेदनाएं हो अथवा रुचियों हो,
भेद, इसकी उपेक्षा नहीं की जा सकती है। एक और सिद्धांत में बताया गया कि उपभोक्ता वस्तु की वास्तविक कीमत से अधिक कीमत जो उपभोक्ता है वस्तु की वास्तविक कीमत से अधिक कीमत नहीं देता। ये आलोचना है। सिद्धांत में कहा गया अधिक कीमत देने के लिए तैयार है, लेकिन ऐसा नहीं होता है। कोई भी व्यक्ति जो वस्तु है उसकी कीमत से अधिक कीमत देने के लिए तैयार नहीं होता है। वस्तु की समस्त मांग अनुसूची को जानना संभव नहीं है। आवश्यक वस्तुओं से उपभोक्ता की बचत निश्चित एवं अनंत होती है। विलास एवं प्रतिष्ठा वस्तुओं से उपभोक्ता की बचत मापना संभव नहीं है। और सिद्धांत का सबसे बड़ा बात यह है कि सिद्धांत का नाम जो दिया जा रहा है कि उपभोक्ता की बचत, ये सही नहीं है। बोल्डिंग ने कहा था इसको क्रेता की बचत कहना चाहिए। बहुत बहुत धन्यवाद।